कुछ बातें, घटनाएं ऐसी होती हैं कि हम उन्हें भुलाना चाहकर भी भुला नहीं पाते। और कुछ बातें, वारदात ऐसे होते हैं जिसे देखकर, सुनकर हम अचंभित रह जाते हैं। जीवन भी कितना अजीब है ना, पल पल में बदलता है और भूतकाल बन जाता है। बात उन दिनों की है जब मैं अपने पति और अपनी बेटी के साथ ट्रेन से कलकत्ता जा रही थी। हम हैदराबाद से कलकत्ता किसी रिश्तेदार के घर फंक्शन अटेंड करने जा रहे थे। हमारे सामने की सीट पर एक पति पत्नी, 2 बच्चे बैठे थे। मैं अपने पति और बेटी से बातचीत में मग्न थी। बीच बीच में हम हंसी ठट्ठा भी कर रहे थे। हमारे सामने जो परिवार बैठा था, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी से कोई मतलब नहीं, बस शांत बैठे थे। हाँ, बीच बीच में एक दूसरे को अवश्य देख लेते थे। शायद मेरे मन में यह बात थी कि कैसे विचित्र लोग हैं, न हाय, न हेलो, न बातचीत, न ही एक हल्की सी स्माइल जो बहुत ही कॉमन होता है सहयात्रियों के साथ। उनके बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। शायद मैं उसे समझकर समझ नहीं पा रही थी या देखकर समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। हाँ, कुछ तो था, सन्नाटा, चुप्पी या खामोशी। मे बी आई डोंट हैव एग्जैक्ट वर्ड टू डिफाइन। एनीवेज, ट्रेन विजयवाड़ा स्टेशन में रुकी। हम सब जानते हैं स्टेशन में ठेले वालों की भीड़ होती है, जिसमें फल फूल नाना प्रकार की चीजें होती है। ट्रेन के रुकते ही केले वाला टोकरी में केले लेकर हमारे डिब्बे की खिड़की की तरफ आया। मैंने देखा कि मेरे सामने की सीट बैठे पति पत्नी की आंखों में एक अलग सी चमक नजर आई, पर उस समय मैंने उस पर गौर नहीं किया। शायद इसलिए कि वो लोग मुझे शुरू से ही कुछ अलग से नजर आ रहे थे। खैर, जैसे ही केले वाला खिड़की के पास आया, उन्होंने पैसे दिए और केले खरीद लिए। केले कम से कम 1 दर्जन तो अवश्य थे। केले लेने के साथ साथ उन्होंने दोनों बच्चों के हाथों में 2-2 केले रखे और खुद भी छीलकर खाने लगे। जिस ढंग से वे लोग केले जल्दी जल्दी छीलकर खा रहे थे, न चाहते हुए भी हम कनखियों से उनकी ओर बार बार देखने लगे। थोड़ी देर में ट्रेन स्टार्ट हो गई। अब चुप्पी साधने की हमारी बारी थी। हम दोनों पति पत्नी को बार बार मन में यही लग रहा था, कोई 4-5 केले एक साथ कैसे खा सकता है। ये पीले रंग के बड़े बड़े केले, जिन्हें साउथ में मोरिस कहा जाता है, काफी हेवी होते हैं। आखिरकार सामने की सीट पर बैठे सज्जन ने ही चुप्पी तोड़ी। उन्होंने हमारी ओर देखते ही सीधा कहा, आप लोगों को लग रहा होगा ना, भला एक व्यक्ति 4-4, 5-5 केले कैसे खा सकता है। उनकी बात पर हम खुद झेप से गए। ऐसा लगा मानो चोरी पकड़ी गई हो। पर हमारे कुछ कहने के पहले ही उन्होंने खुद ही कहना शुरू कर दिया। कहा कि वे लोग करीबन 7-8 साल से कश्मीर और जम्मू में थे। शायद उनका कोई ट्रांसफर वाला जॉब रहा होगा। और जब से ये कश्मीर वाली समस्या आरंभ हुई है, हम सब जानते हैं कि लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वे लोग उस त्रासदी के समय सब्जी, फल, यहां तक कि प्रोविजन के लिए भी वहीं जाते हैं जहां से आर्मी लोग अपने लिए चीजें खरीदते हैं या प्रोविजंस खरीदते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि सब्जियों में, फलों में पॉइजन इंजेक्ट करके बेचा जाता था, जिससे कई मौतें हुई है। उनके मुंह से यह बात सुनकर पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, पर आए दिन न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी चैनल्स में, न्यूज में ऐसी खबरें तो सुनने को मिलती ही थी। फिर उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, स्वाभाविक है, हमने ढंग से खाना तक नहीं खाया तो फल कहाँ से खा पाते।
किसी न किसी प्रकार के डर ने हमेशा घेरे रखा था। आज केला देखा तो अपने इच्छा को हम रोक नहीं पाए। आज कई सालों के बाद हमने केले देखे तो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाए। वह भद्र महिला बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोककर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। हम दोनों पति पत्नी स्तब्ध रह गए, एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि इसका यह कारण नहीं था कि वे किस तरह से फल खा रहे हैं। इसका एक और कारण भी था। अभी जो कश्मीर की बात हम सुन रहे हैं वह तो मेरे लिए न मानने वाला एक सत्य है, क्योंकि मैंने देखा है कश्मीर को 1978 टू 1981 तक मैं कश्मीर में रह चुकी हूं। मैं यह बात कभी नहीं भूल सकती कि उन 3 सालों में मैंने कभी कांगड़ी जलाना तक सीखा नहीं। मैं जिस घर में रहती थी उस घर के ओनर, जिन्हें मैं आंटी कहती थी, वे बिना भूले डेली 2 कांगड़ी जलाकर मुझे दे देती थी। मुझे बहुत प्यार से कावा कश्मीरी चाय पिलाती। मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस वहाँ का था जब हम कश्मीर जाकर बस 2 या 3 दिन हुए थे। घर के कुछ सामान वगैरह लाने के लिए शाम को घर लॉक करने के बाद जैसे ही हम गेट तक पहुंचे, आंटी यानी कि मकान मालकिन ने देखा और पूछा, क्या गांव जा रहे हैं? पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर उनके दोबारा पूछते ही मैं समझ गई। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं आंटी, बस कुछ सब्जी फल सामान वगैरह लेने जा रही हूँ। उन्होंने तुरंत पूछा, फिर घर क्यों लॉक किया? क्या हम पर भरोसा नहीं है? उनकी बात सुनकर मैं क्या उत्तर देती, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कुछ अटपटा सा उत्तर दिया और जल्दी से वहां से निकल पड़ी। पर बहुत ही जल्दी मुझे समझते देर नहीं लगी कि लोग अड़ोस पड़ोस जाने के लिए कभी घर लॉक नहीं करते थे। इतना विश्वास, इतनी सुरक्षा, इतना अपनापन। यही नहीं, बाजार सौदा लेने जाएं तो कहवा पिलाना तो बहुत साधारण सी बात है। बादाम अखरोट मुट्ठी भर हाथ में इस प्रकार रख देते थे और कहते थे, पहले खा लें, अच्छा लगे तो फिर खरीदिएगा। कश्मीर के हिसाब से मुझे हीटर रजाई वगैरह लेने में काफी समय लगा, पर मैंने एक दिन भी उन चीजों की कमी महसूस नहीं की। आंटी ने कभी महसूस होने दिया ही नहीं। आंटी हमेशा कहती, मैं जानती हूँ साउथ में ठंड नहीं होता है, आपके पास रजाई वगैरह नहीं होगी, धीरे धीरे एक एक सामान जमा लेना बेटा, अभी तो मेरे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा हैं, तुम रख लो। आज ये बात हो सकता है एक कहानी सी लगे, आज मेरी ये बातें हो सकता है आपको एक झूठी सच्ची, न जाने आपके मन में कैसी कहानी लग रही हो, पर मैं सच कहती हूँ, जीवन में लोगों का इतना अपनापन, किसी के लिए बिना शर्त के करते जाना, ऐसा कश्मीर मैंने जिया है। भला मैं ऐसे कश्मीर को कैसे भुला सकती हूँ? मुझे विश्वास है कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जहाँ मैं पुराने कश्मीर को जी सकूंगी। मुझे अपने विश्वास पर विश्वास है। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे प्यारे साथियों, अनुमति दें उमा प्रभाकरण को और अवश्य सुने मेरा यह कार्यक्रम, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप भी यही चाहते हैं कि कश्मीर हमारा देवस्थल है और हमेशा देवस्थल रहे। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे साथियों, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमें आपके लाइक की बहुत प्रतीक्षा रहती है। अगर समय हो तो आप कमेंट भी लिख सकते हैं। तो साथियों, सुनते रहें रेडियो।